अब देख, आगे बढ़ने से पहले ना तेरा वो फॉर्मूला वाला जो है ना मेंसुरेशन का, वो क्लियर होना जरूरी है। तूने फॉर्मूला याद किया नहीं होगा। अबे नहीं तो फिर बनेगा नहीं बात आगे। अरे फ्रस्ट्रम तू छोड़, बाकी सब याद कर लिया। चल स्टार्ट कर क्वेश्चन से फिर, क्योंकि तेरे ना ये वाले क्लास को बहुत लोग देखेंगे अभी। वो सारे बच्चे वहाँ पे जो है ना वो भी देखेंगे जो नहीं आ रहे हैं अभी, वो इस इन क्लासेस के चक्कर में पड़े हुए हैं कि इनसे हो जाएगा। तो नहीं तो मैं चाह रहा था उनको, मैंने लास्ट क्लास में 4-5 बच्चे ही आए थे बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल सीजन, तो उनको मैंने 15 क्वेश्चंस करवाए थे। अब मैं चाहूँगा कि वो 15 क्वेश्चन तुझे करवा सकूँ मैं, लेट्स सी। तो लिख, पहला क्वेश्चन है, टू सर्कल्स टच externally circles touch externally and sum of their areas is 130 pi centimeter square, 130 pi centimeter square, and the distance between their centers is 14 centimeter. तुझे फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, स्टार्ट कर इसको। टाइमर लगा रहा हूं मैं यहाँ पे 2 मिनट का, इन क्वेश्चंस के लिए 2 मिनट का टाइमर है। कर कर, अभी 2 मिनट का टाइमर है, अभी है अपने पास 30 सेकंड है। चल छोड़ दे, छोड़ दे, क्योंकि जो तू कर रहा है ना उस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, और अभी तक तो आंसर तक पहुंचा भी नहीं है। ठीक है, अब तो 2 मिनट से ज़्यादा हो गया ना। चल अभी देख ले, हाँ तरीका बताओ। तेरे पास क्वेश्चन का पहला लाइन क्या कहता है कि 2 सर्कल है, दे टच इच अदर एक्सटर्नली, फिगर तूने सही बना लिया, एंड सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई। अब देखो इसमें एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है, क्योंकि उसने एक स्मॉलर सर्कल की बात अपनी तरफ से छेड़ ही दी है। तो क्वेश्चन का पहला इक्वेशन तेरा बन जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 130 पाई, जो कि तूने बना लिया है। और यहां से तूने सॉल्व करके एक इक्वेशन और बना ली होगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 130। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इस केस में डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स C1 C2 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसकी भी वैल्यू दे रखी है आई गेस 14। बस, तो अब इन दोनों इक्वेशन का खेल है। आधे बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करने निकल जाते हैं, तू थोड़ा दूसरा काम करेगा। दूसरा काम क्या है,
स्क्वायरिंग करना दूसरा काम क्या है, वही है, सारे सभी लोग वही करेंगे। तुझे ना 130 के ऊपर टारगेट करना है। अब ये 130 किस नंबर के स्क्वायर के बिल्कुल नजदीक है, सोच के बता। स्क्वायर्स उसके लिए याद होने चाहिए, मैंने इसीलिए बोला था 11। तो एक मान ले कि इन दोनों में से एक वैल्यू 11 का स्क्वायर है, क्वेश्चन खत्म। ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। तो 11 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करते ही जैसे तूने ये आंसर निकाला तुझे खुद ही मिल गया। 11 + 3 14 भी होता है। तो आप रेडियस बिगर सर्कल का मांगे या स्मॉलर सर्कल का मांगे, दोनों तेरे पास में, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, याद रहेगा। हटा दो, चलो आंसर इसका लिख ले, स्मॉल सेंटीमीटर, दैट इज 3। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ए पीस ऑफ वायर, a piece of wire 78 meter long, a piece of wire 78 meter long is bent in the form of an isosceles triangle, is bent in the form of an isosceles triangle if ratio of one of the equal sides, if ratio of one of the equal sides to the base is 5:3, then find the length of the base, then find the length of the base। चल अब तेरा टाइम स्टार्ट होता है नाउ। खत्म, टाइम तो नहीं ज़्यादा लगा दिया, जबकि ये क्वेश्चन इजी था। क्या बोल, 8 में आता होगा, इतना टाइम क्यों लगा, लेकिन ये तो इजी क्वेश्चन था। ये मैं खड़े खड़े सॉल्व कर रहा था, माइंड में ही हो गया था सॉल्व, ठीक है। ये है क्वेश्चन तेरा, ठीक है। 5x 5x 3x ये तूने कर दिया होगा। रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स को 5 लिया है उसने। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 10x + 3x किसके इक्वल दिया हुआ है, 78 के। तो 13x हो गया 78, x की वैल्यू हो गई 6। तो ये क्या निकालना है, स्मॉलर साइड। यहाँ डालेंगे 3 × 6 18। ये बोलते हुए भी 30 सेकंड के अंदर होगी। कुछ उल्टा कर रहा है, बस वो नहीं करना है तुझे, क्योंकि यही सब तो क्वेश्चन है, टाइम निकलेगा, सब आए हुए क्वेश्चन सब है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है तेरा, A rectangle has 30 centimeter as its length. Rectangle has 30 centimeter as its length
and 720 centimeter square, 720 centimeter square as its area. Its area is increased to 1 by 4 times, 1 by 4 times its original area, 1 by 4 times its original area, by increasing only its length, by increasing only its length. अब क्वेश्चन है फाइंड द न्यू पेरीमीटर, फाइंड द न्यू पेरीमीटर. ठीक है, स्टार्ट. पानी पी ले, पानी पी ले, स्टार्ट नहीं कर रहा अभी टाइमर, पानी पी ले पहले. चल अब स्टार्ट करता हूँ. पॉइंट में नहीं, तू ना गड़बड़ कर रहा है. इंग्लिश को पहले क्लियर कर अपना. उसने बोला है एरिया इज इंक्रीज टू 1 by 4 टाइम्स. इसका क्या मतलब हुआ? तूने वो जो किया होगा ना, इसी वजह से तू पॉइंट में बोल रहा है. और अगर अभी तो पेरीमीटर निकाला भी नहीं है, पेरीमीटर निकालने के बाद क्या पता पॉइंट आ रहा है ना रहा है. उस लाइन का क्या मतलब समझा तूने? एरिया इज इंक्रीज टू 1 by 4 टाइम्स. एक होता है इंक्रीज बाई 1 by 4 टाइम्स, एक होता है इंक्रीज टू 1 by 4 टाइम्स. दोनों में डिफरेंस है. क्या किया क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ? इंक्रीज टू 1 by 4 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन देन जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, उसमें ऐड करना है या उसी वैल्यू को एरिया मान लेना है. ये तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं समझेगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. योर सैलरी इज इंक्रीज टू 500 रुपीज एंड योर सैलरी इज इंक्रीज बाई 500 रुपीज. मान ले तेरी इनिशियल सैलरी 200 है और मैं बोलता हूँ योर सैलरी इज इंक्रीज टू 500 रुपीज. हाँ, और इंक्रीज टू में जो है वही फिक्स हो जाएगा. तो अभी तरह वहां पे गड़बड़ करता तूने 1 by 4 टाइम्स निकाला किसका, उस वैल्यू का. हाँ, 720 का 1 by 4 टाइम्स कितना हुआ? 1 by 4 टाइम्स ना, सही नहीं करेंगे ना. 720 इंटू 5 by 4 करके जो वैल्यू आएगी उसी को मानना है कि ये तेरा न्यू एरिया. तो ये तो उसको काटेगा 180 में, तो तेरा जो न्यू एरिया होगा 180 इंटू 5, दैट मीन्स 900. ठीक है, इसको और ऐड मत करने बैठ जाना 720 में. अब इसके आगे खींच ले, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ थी वो यही थी. ब्रेथ को हमने चेंज नहीं करना है, उससे पहले ही मना किया है. ब्रेथ चेंज नहीं होगा, वो रहेगा वैसे ही. उसने क्या लिखा है कि ओनली बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ. हाँ, नाइन 900/24 काट दिया तूने. ब्रेड तेरा तो कितना है, 24 है, और लेंथ तेरा भी हो जाएगा 900/24. दिस इज योर न्यू लेंथ. देर इज नो चेंज इन ब्रेड, इट विल रिमेन एज इट इज. तो तुझे पेरीमीटर निकालना है, तो चाहे तो इन्हीं वैल्यूज के साथ काम कर ले. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू
एल प्लस बी। तो 2 लिखा, एल के जगह ये पूरी वैल्यू लिख दे, काटा कुटी हम बाद में कर लेंगे। 900/24 प्लस 24। अब एलसीएम 24 का अगर तुझे स्क्वायर याद रहेगा तो बहुत फायदा है, 576 हो गया, ये इसको काट देगा 12 में। पूरे आंसर अब इसके अंदर में 900 प्लस 576 करेगा 1476 आएगा, अपॉन में 12 है, 12 को डिवाइड कर दे, कट जाएगा मेरे ख्याल से। 1 में गया 12, 27 मतलब 2, 36, 3 में गया 123, 123 पहले ही ऑप्शन में आंसर। दिस इज द न्यू पेरीमीटर 123 सेंटीमीटर। है ठीक है, ऑप्शन में सही है। बोल, क्या नहीं समझ में आ रहा? कौन सी चीज में तुझे लग रहा है कि हाँ ये मैं नहीं कर पाया? क्या चीज है वो? जितना नया लेंथ हो गया, काटने की जरूरत नहीं, मैं तो वैसे ही खींच लिया उसको। तो काटेगा, कोई दिक्कत नहीं, काट ले, लेकिन उससे अगर तुझे लग रहा है कि चल जल्दी जल्दी कर ही लेता हूँ, मैंने कर लिया उसको, उसमें कहाँ काटने की जरूरत पड़ी। ठीक है, चलो ये थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, शायद तू कर लेगा आराम से, इसलिए डेटा मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल एबीसी, तीन चीजें दी हुई हैं। एक दे रखा है एंगल बी की वैल्यू दैट इज 3x, एंगल ए की वैल्यू दैट इज x, एंगल सी की वैल्यू दैट इज y, और साथ में एक रिलेशन दे रखा है 3y माइनस 5x इज इक्वल्स टू 30। तुझे बताना है ये किस तरह का ट्रायंगल है, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज। ऑप्शन में तुझे कुछ भी मिलेगा, यू स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट। तीन एंगल्स दे दिया है, और जो तीनों एंगल्स के अंदर x और y यूज हुआ उनके बीच का एक रिलेशन दे दिया है। तुझे पूछा है विच टाइप ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज। ऑप्शन में आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल, स्केलिन सारे लिखे हुए। इजी तो है, पहले ही क्यों कर दिया। एक तो बात बता, ट्रायंगल का नेचर जानने के लिए पहला एक ही प्रॉपर्टी हमारे पास में एंगल से रिलेटेड, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक इक्वेशन उससे बना ले, एक इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, इन तीनों का सम 180 के इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे लिख देगा 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। एक्स और वाई से किसी भी एक को निकाल के हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। ऐसा करते हैं, एक्स निकालते हैं क्योंकि एक्स दो जगह है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, नीचे में लिख रहा हूँ 3y प्लस 12x इज इक्वल्स टू 540। अब माइनस मार दे, ये गया -17x इज इक्वल्स टू माइनस का 510, क्योंकि हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ये 17 के टेबल में 51 आता है, तो x की वैल्यू आ गई 30। x 30 डिग्री यहाँ डालेगा तो एंगल ए मिल गया 30, यही x उठा के यहाँ डालेगा, एंगल बी मिल गया 90। यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल राइट एंगल है, कहानी खत्म हो गया। और क्या करना है इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अरे हाँ या ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, फोर्थ था, हाँ 5, अगला 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो ये क्या दिया हुआ है, लिख ले इसको, तो लिख सकते हैं। अ सिलिंड्रिकल रॉड
a cylindrical rod of radius 1/4 of height is melted and converted into spherical balls of same radius as of cylinder. अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच बॉल्स कैन बी फॉर्म्ड? चलो ये तो इजी क्वेश्चन है, कर ले स्टार्ट। क्या दिखा रहा है? 3 बोल रहा है। हाँ चल ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। पहला क्वेश्चन जाके ठीक हुआ अभी तेरा। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यही किया तूने, पाई से पाई गया। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, हाँ एच को आर के टर्म्स में करना है। रेडियस इज 1/4 ऑफ हाइट, तो हम लोग को चूंकि एच को डोमिनेट कर रहा है तो एच की जगह लिख लेते हैं 4r। तो ये टोटल बन गया यहाँ पे 4r क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू 4r क्यूब। अब तो सारे कुछ कैंसिल हो गया तेरा, हाँ 3 यहाँ पे चला गया, सीधा गया 4r क्यूब से n की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हुआ, कम से कम खाता खुला। ऐसा लग रहा था ना कुछ भी नहीं किया तूने आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ वन साइड ऑफ अ rhombus is 20 meter and the shorter diagonal is 3/4 of the longer diagonal. Shorter diagonal is 3/4 of the longer diagonal. Then find the area of rhombus. Start. तूने ही फॉर्मूला बताया था मुझे एरिया ऑफ रोम्बस का। हाँ भाई तू चेक कर सकता है फॉर्मूला, कोई इशू नहीं है, लेकिन याद करना जरूरी। 10 दिन रह गए, अब कब याद करेगा? बहुत ज़रूरी है। मेंसुरेशन ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला याद नहीं हुआ क्वेश्चन से नहीं बनने वाले। ठीक है, अब ये तो लिखवाया था ना, अब देख ले, पीछे से देख के कर जल्दी जल्दी। लिखा था पीछे जाना पड़ेगा तुझे। तूने पेपर फाड़ दिया है, पीछे जा, 2D फिगर में आएगा ना रोम्बस। तो पेपर कैसे फटा हुआ है ये? रोम्बस तूने लिखा नहीं था, तूने तो लिखा था, सब कुछ नोट किया था। अब जो चीज़ याद नहीं है उसको कैसे नहीं लिखा तूने? पीछे जा, और जा पीछे जा। अरे वो तो 3D का है ना, 2D फिगर्स के अंदर आता है। वो कुत्ते की मौत मर फिर। तो उसे रोम्बस का सच में याद नहीं है? हाफ D1 D2 नहीं होता उसका फॉर्मूला याद? D1 इंटू D2 बताया तो था तुझे। अब तो फॉर्मूला याद नहीं करेगा, लिखेगा भी नहीं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो बेस हाइट बना रहा है, फॉर्मूला एक और भी होता है बेस इंटू हाइट, लेकिन इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा क्योंकि डायगोनल्स के बारे में बोला हुआ है।
क्या हो गया तुझे? इजी क्वेश्चन है बे, इसको काहे का परेशान हो रहा है? रोम्बस है, ठीक है। तुझे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? साइड कितनी? 20, तो 20 मतलब सारे साइड ही 20 हो गए। अब दो डायगोनल्स हैं, हमने ये डिस्कस किया था कि डायगोनल्स कभी भी रोम्बस के इक्वल हो ही नहीं सकते, लेकिन दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और ये बहुत प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो एक डायगोनल दूसरे का 3/4 है। सपोज कर लेते हैं कि ये बड़ा डायगोनल है, इसकी लेंथ है x, तो जो छोटा वाला होगा वही 3/4 होगा, तो ये वाले को मान लेते हैं 3/4 ऑफ x। लेकिन चूंकि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कट हो गया इतना, और बन गया x/2, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कट हो गया, ये बन गया 3x/2। तो अगर हम लोग को डायगोनल्स की लेंथ मिल जाए तो काम बन जाएगा, और उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये ट्रायंगल पकड़ ले, नेमिंग कर दे ए ओ बी ट्रायंगल। तो इसमें हो जाएगा 9x/4, 9x²/4 प्लस x²/4, रूट मत डाल, सीधा 400 लिख दे। तो यहाँ से आ गया 10x² इज इक्वल्स टू 400 इंटू 4, ये 10 काटेगा इसको 40 में, x² की वैल्यू आ गई 160। एक बार चेक कर ले, कितना दिया था? 3/4 दिया था। हाँ, थोड़ा सा गलत हो गया, फिर 3/8 होगा ना, फिर ये उसका भी आधा कर देंगे ना, तो यहाँ पे 9x²/64 आ जाएगा। अब वहाँ से सॉल्व कर ले, 9x² प्लस 64, 16 आ जाएगा। 25x² इज इक्वल्स टू 400 इंटू 64, तो x² की वैल्यू हो गई 400 इंटू 64 अपॉन 25। तो x की वैल्यू, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, हर वैल्यू का अंडर रूट तुझे पता होगा उसमें से किसका क्या होता है। ये हो गया 25, 5 इसको काटेगा 4 में, 32 आ गया। 32 आया किसका वैल्यू? x का। दैट मीन्स हम लोग को एक डायगोनल पता चल गया 32, और दूसरा उसका क्या है? 3/4 है, तो 3/4 ऑफ 32 मतलब 3/4 ऑफ 32, 8, 24। अभी इसको काटेगा 12 में, 32 इंटू 12 इज द एरिया। दो चीज़ों के ऊपर पूरा क्वेश्चन था, एक तो यही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में, दूसरा एरिया का फॉर्मूला, अगर वो याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 384 करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, द स्पेयर एंड अ क्यूब, the sphere and a cube have same surface area. Sphere and a cube have same surface area. Find the ratio of square of volume. Find the ratio of square of volume of sphere to the square of volume of cube. To the square of volume of cube. याद है, सरफेस एरिया जब कुछ नहीं लिखा आगे पीछे तो टोटल सरफेस एरिया मान के चलना है, ये भी याद रखना। उसने सरफेस एरिया बोल के छोड़ दिया। स्टार्ट। दोनों का सेम होता है ना, एल एस से और सी एस से, टी एस से, दोनों सेम होते हैं। ओनली फिगर दैट इज स्पेयर एंड दैट इज 4πr²।
बोल, ऑप्शंस में दे देता हूँ तुझे। इसके ऑप्शन है पाई/6, 1/1, 6/पाई या फिर 3/पाई। पाई तो ऊपर रहेगा बोल रहे हैं। चल देखते हैं। सबसे पहले दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, कुछ नहीं दिया है तो सरफेस एरिया टोटल वाला चलेगा। 6a² को तूने 4πr² के इक्वल कर दिया। क्या हुआ तूने भी नहीं किया? वो सब तू छोड़ दे, अब मुझे पहले ये बता, स्टेप बाय स्टेप चल। 6a² इक्वल्स टू 4πr² लिखेंगे। अच्छा, पूछा क्या है? रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। मतलब तुझे चाहिए 4/3πr² का होल स्क्वायर, हाँ, और नीचे एक क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, बस यहां से रिलेशन यहां से निकालते हैं। पहले आर को रखते हैं। r² बाई a² की जो वैल्यू आएगी, क्या वो 6/4π के इक्वल होगी? और यहां से फिर r² बाई a² को और सिंप्लीफाई करके बना ले 3/2π। और आगे मत सॉल्व कर, क्योंकि इसकी जरूरत हम लोग को यहां पड़ जाएगी। यहां तक क्लियर है? अब देख ध्यान से, 4/3π का स्क्वायर करेंगे तो 16/9π² तो आना ही आना है। r³ का स्क्वायर मतलब r6, तो r² और a³ का स्क्वायर मतलब a² और इन दोनों के ऊपर क्यूब लगा दे। उसका होल क्यूब करना है, ठीक है ना? तो ये कितना बन जाएगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 2π का होल क्यूब हो गया 8π क्यूब। अब देखें एक बार, रुक जाओ। 3 तो ऊपर ही बैठ गया, ये 2 भी ऊपर बैठेगा। एक π² पाई क्यूब के साथ कट के 6/π इज द करेक्ट आंसर, सी। और फिर 1/1 भी कर दिया था उसको। पाई कटेंगे नहीं ना, पाई नीचे वाले फॉर्मूले में होते ही नहीं, पाई कैसे कटेगा? पाई तो बचना ही था। वो ऑप्शन तो तुझे वैसे ही गेस करना चाहिए था कि पाई वाला ऑप्शन तो रहेगा। बी इज मोस्ट इनकरेक्ट आंसर, पाई तरह रहेगा किसी भी तरह से। ठीक है, अब ये जिस तरह से मैं किया हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे बहुत कुछ करते हैं इसके अंदर। r/a निकाल लेंगे, r/a निकाल के और कुत्ते की मौत मरेंगे। तो यहाँ पे चीज देखना है कि कहाँ से क्या चीज निकालनी है, क्या चीज नहीं करनी है। मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, हो जाएगा, करेगा तो आगे कर लेगा ये क्वेश्चन। अरे वो तो कर सकता है, लेकिन जिस तरह से रेशियो से उड़ गया ना सीधा सीधा, वैसे नहीं उड़ेगा फिर, क्योंकि रेशियो लेना है ना तुझे। तो वो जो भी करेगा उसमें तुझे दिक्कत आएगी, फिर बाद में बहुत कुछ सोच। किसके ऊपर क्यूब लगाएगा? स्क्वायर चाहिए ना। वहाँ क्यूब कहाँ लगा रहा है तू? तेरे पास वहाँ पर इतना टाइम नहीं होगा सोचने के। आ कहाँ r³ निकाल देगा तू डायरेक्ट? कैसे निकालेगा? सीधा क्यूब करेगा, मतलब दोनों साइड का क्यूब करना चाह रहा है। वो तुझे आइडिया कैसे लगेगा जब तू यहाँ पे स्क्वायर पूछेगा? वो तू अब बोल रहा है क्योंकि सॉल्यूशन तेरे सामने है। हाँ, अरे तो वो तुझे सोचना पड़ेगा बे, करते समय तुझे ना ये सब चीज सोचना पड़ जाएगा, इतना कर नहीं पाएगा। चल अभी नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड are in the ratio of 6:3:1. 6:3:1. If surface area of a cube, if surface area of a cube is equal to surface area of the cuboid, is equals to surface area of the cuboid, then find the ratio of volume of cube to that of cuboid. Ratio of volume of cube to that of cuboid. चल, मैं इसके ऑप्शंस यहाँ दे दे रहा हूँ तुझे पहले से ही, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कुछ हद तक पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। अब इसमें दिमाग लगाओ अपना, तो टाइम में स्टार्ट करता हूँ अब।
टोटल सरफेस एरिया ही लेना है जब तक कि वो खुद कुछ ना बोले। कहाँ कहाँ भटक गया तू। चल ठीक है, छोड़ दे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एल बी एच की वैल्यूज का रेशियो दिया हुआ है, एल 6x, बी 3x, एच 1x। कोई बात नहीं, ये मिल गया। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। और यहाँ पे हो जाएगा 2 × LB + BH + HL, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो 6a² को रहने देते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, कर ले। 6×3 = 18, x² बाद में लगा देंगे, 3×1 = 3 और ये 6, तो 18 3 20 54x²। ठीक है, ये लाने के बाद सीधा तू काट 6 को 9 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3x। अब तुझे क्या चाहिए, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ और इसका होता है L × B × H, V³ / V³। कोई स्क्वायर क्यूब तो है नहीं, सीधा यही लेना है। 27x³ ऊपर बैठ गया और इसका हो जाएगा 18x³। काटो, 9 के टेबल में 3:2 इज द आंसर है ऑप्शन में, आई थिंक। तो a = 3x कर लेता, वही तो था पिछले क्वेश्चन के जैसे ही तो था, सीधा ही तो था, स्क्वायर रूट निकाल लेगा, क्या दिक्कत है। तो उसी तरह काम आसान हो जाता पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, the volume of a cuboid whose sides are in the ratio of 1:2:4 is same as that of a cube, What is the ratio of length of diagonal of cuboid? What is the ratio of length of diagonal of cuboid to that of cube? इसके भी ऑप्शंस दे रहा हूं। चलो स्टार्ट।
लॉन्गेस्ट पोल दैट इज डायगोनल, बताया तो था उस दिन। इस क्वेश्चन में तो रुकाया चलेगा क्योंकि इसके थोड़े आंसर्स लाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट उससे पहले जो एक दो क्वेश्चन गए ना उसमें नहीं रुकना चाहिए था। टाइम अप हो गया यहाँ पे, देखेंगे और क्वेश्चन को। ठीक है, स्टार्ट कर। जैसा पिछले क्वेश्चन है वैसे ही है। एल बी एच इज इक्वल्स टू ए क्यूब 124, मतलब 8x क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। ए की वैल्यू आ गई 2x, संभाल के रख ले। अब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का रेशियो लेना है विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल ऑफ क्यूब। फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, तो सीधा फॉर्मूला में डालेंगे अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा रूट 3 इंटू साइड। तो एल बी एच की जो भी वैल्यू दी, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूँ तो 1x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, 16 प्लस 4 प्लस 21, 21x स्क्वायर, और नीचे रूट 3 इंटू 2x। तो जरा सोच के देख, रूट 21/3 रह जाएगा और बाकी सब कुछ गायब हो जाएगा क्वेश्चन से। एक बार ध्यान से देखना, ये समझ में आया कि नहीं। एक 2 और रहेगा नीचे में, 1/2। अब आ रहा है समझ में क्या किया? रूट 21 और रूट 3 को एक साथ कर दिया। नहीं लिख सकता हूँ, किया किस लिए था फिर? एक को 2x के इक्वल किया, उसका यूज़ करने के लिए ना। अब देखो यहाँ से आगे तक आंसर पहुंचाना है। अब देखो कैसे पहुंचाएंगे। रूट 21 रहेगा अपनी जगह, 3 अपनी जगह रहेगा, ये 2 जो बाहर बैठा हुआ है इसको अंदर भेज दे, 4 बन गया। अब ये 3 काटेगा इसको 7 में। अब उसके बाद तुझे ऑप्शन में से देख के सिर्फ ये देखना है कि 7/4 इनमें से किसके इक्वल हो सकता है, तो ये इक्वल होगा बी के। ये होता है क्वेश्चन, इस तरह से वो देता है पेपर। एक्स बाहर आएगा रूट के, वो एक्स पहले से ही बाहर है, कट गया वो। तो ये जो 21 और 3 है दोनों रूट के नीचे है, दोनों को एक साथ ले लिया। 1/2 बाहर है, 1/2 भी अंदर आ जाता तो मजा आ जाता। तो 2 को मैंने अंदर कर दिया 4 लिख के, तभी तो बाहर गया होगा ना। 1 को रहने दे, आ गया आंसर 1.75। ठीक है, नेक्स्ट। ये 9th था, 10th में जाएंगे। 10th क्वेश्चन आई थिंक कर लेगा। वर्टिकल हाइट ऑफ अ कोन, vertical height of a cone is twice its diameter, is twice its diameter, and the volume, and the volume is 36 pi centimeter cube. Find the vertical height. Find the vertical height. ऑप्शंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तो कर लेगा आराम से, इसलिए जल्दी कर ले। स्टार्ट। देख क्या रहा है कर। तो अब फॉर्मूला देखे, फॉर्मूला एक ऐसा चीज़ है ना जिसके बिना मज़ा आएगा नहीं। हाँ बस, मुझे देख के क्या था, मेरा फोटो लेके जाएगा क्या पेपर में? अरे पगला गए हो क्या सुबह सुबह? ना अरे फॉर्मूला याद कर, तो उससे अच्छा तो फॉर्मूला का चिट बना के ले जा।
दे दिया ऑप्शन। हम्म 20 सेकंड है तेरे पास। हाँ 嗯，चल टाइम अप हो गया। तो क्या करता है? हाँ इजीली, ये इजी क्वेश्चन था, इससे पहले एक इजी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था एक। 1/3 पाई r² h को 36 पाई के इक्वल किया, पाई पाई काट दिया, बाकी देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाइट ऑफ अ कोन इज ट्वाइस इट्स डायमीटर। हाइट ऑफ द कोन इज ट्वाइस इट्स डायमीटर, मतलब 4r हो जाएगा। निकालना तो ये हाइट है तो अच्छा ही है, सीधा r को लिख ले h/4 और यहाँ पुट कर दे 1/3 इंटू h²/16 इंटू h इज इक्वल्स टू 36। तो h³ हो गया 36 इंटू 3 इंटू 16 के इक्वल। अब इसके आगे इसका क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट लेने से पहले देख ले कुछ क्यूब बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर सीधा तोड़ दे। 36 को लिख सकता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब 6 इंटू 6। 36 का 3 यहाँ 3 रहेगा। 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखते हैं 3 3 का पेयर बनाएंगे। 2 2 2, एक 2 आ गया बाहर। 3 3 3, एक और 3 आ गया, एक 2 और बचा हुआ है 3 का। तो 12 आंसर है इसका, 12 सेंटीमीटर खत्म। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, अ स्क्वायर ऑफ साइड x, a square of side x is taken, a square of side x is taken, a rectangle is cut from this square, a rectangle is cut from this square whose one side is half of the square, whose one side is half of the square and the other side is, and the other side is 1/3 of first side of rectangle, is 1/3 of first side of rectangle. क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ आ गया, अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था तो ये क्वेश्चन करेगा। हाँ तो तू काम ऐसा कर रहा है, इजी क्वेश्चंस छोड़ कैसे रहा है और हार्ड क्वेश्चन कर कैसे रहा है, ये बहुत बड़ा दुविधा हो जाता है टीचर के लिए। ये था तेरा क्वेश्चन, ठीक है। तूने एक स्क्वायर का साइड का आधा करके पहला साइड बनाया रेक्टेंगल का, मतलब लेंथ इज x/2, और इसी रेक्टेंगल के आधे साइड का 1/3 करके तूने दूसरा। तो इसका जो भी एरिया होगा, हाँ बस 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 x²/18, और इसका जो एरिया होगा ये x²। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही रिमेनिंग पार्ट बच गया। तो ये सीधा माइनस कर कितना बन रहा है, 1/3 था आई थिंक,
हाफ ऑफ द स्क्वायर एंड द 1/3। हाँ ठीक है, कितना बचा? ये 11/12 x² कहाँ आ रहा है? यहाँ गलती लिख दिया मैंने, 12, तो ये 11x²/12। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर ले चल। पंद्रह करवाए थे तेरे से, दोबारा ही हो पाया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लिख। इफ सम ऑफ द लेंथ्स if the sum of the lengths of the diagonals of a rhombus is 10 meter, if sum of the lengths of a rhombus is 10 meter and its area is 9 meter square, and its area is 9 meter square, then find the sum of the squares of its diagonal. Then find the sum of the squares of its diagonals. ध्यान से करना, बढ़िया क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट क्वेश्चन होगा ये, 12 हो गए टोटल, हो जाएगा कोई बात नहीं। क्या किया बता? 64 बोल रहा है आंसर। स्टॉप। हाँ, क्या क्या किया बता? तुझे क्या दिया हुआ था? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल 10, और हाँ बहुत बढ़िया, हाफ d1 d2 की वैल्यू 9 दे रखी है, तो d1 d2 हो गया 10। किसका स्क्वायरिंग किया? ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर दिया। इसका स्क्वायरिंग करने पे आएगा 100 एक साइड में, और दूसरे साइड में d1² + d2² + 2d1 d2। तो हमें तो निकालना ये वाला पार्ट है, इसको छोड़ देंगे, और d1 d2 की वैल्यू 18 है, तो 36 हो गया। अब यहाँ से जब निकालने जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में इनका सम, तो 100 - 36 64 आएगा। ठीक है, ये भी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। चल ठीक है, स्टॉप कर दें, कोई दिक्कत नहीं।